हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान, अध्याय 3, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, इस अध्याय में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ये इस अध्याय का पार्ट 2 है। बच्चों, इस अध्याय से में हम लोग शुरू करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक यौगिक। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए, डालिए पहली हेडिंग, आयनिक यौगिक। क्या डालेंगे बच्चों? आयनिक यौगिक। ठीक है, डालिए हेडिंग। चलिए लिखिए बच्चों इसमें कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? तो देखिए, अब थोड़ा समझते हैं हम लोग कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग परिभाषा इससे हट करके थोड़ा सा अलग हम लोग एक परिभाषा लिखते हैं और फिर समझते हैं। तो लिखिएगा बच्चों कि देखिए कि बनते कैसे, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो आप लिखिएगा। ठीक है, डिस्प्ले पे आपको एक डिफिनेशन शो हो रही होगी, वही डिफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, अब वही लिखिएगा। ठीक है, एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनने वाले रासायनिक बंध को आयनिक बंध कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है और आयनिक बॉन्ड युक्त यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो बच्चों, अब समझिए, इसको लिख लिए। देखिए कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। आयनिक यौगिक बनने के लिए क्या होना चाहिए? उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं कि जब आयन का क्या होता है? स्थानांतरण। ठीक है, आयन मतलब आपके या तो धनायन हो गया तो ऋणायन। तो इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या बंध बोलते हैं बच्चों? आयनिक बंध। और जिस यौगिक में आयनिक बंध पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। ठीक है, चलिए आगे लिखिए बच्चों। समझ में आएगा आपको आयनिक यौगिक? ठीक, चलिए आगे लिखिए। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। क्या लिखेंगे बच्चों? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, इसमें जो पहला लिखिएगा कि भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति यानी कि वो देखने में कैसे हैं वो चीज़ें। तो लिखिए बच्चों, भौतिक प्रकृति में ये ठोस व कुछ ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। कौन? आयनिक यौगिक। ठीक है, खड़ी पाई। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे बच्चों? भंगुर। बच्चों, भंगूर का क्या मतलब होता है? कि भंगूर का मतलब होता है कि जैसे हमारी कोई धातु है, जब उस पर हम लोग क्या करते हैं कि बल लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो थोड़ी चपटी हो जाती है या तन जाती है या मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, उसकी आकृति में बदलाव नहीं हुआ और वो टूट गया, टूट गया तो क्या हो जाएगा? वो भंगूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका जस्ता हो गया। ठीक है, तो जस्ता जो होता है वो जैसे उसमें हम लोग जोड़ लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? एकदम टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है, तो भंगूर का मतलब यही होता है कि वो क्या होता है? बल लगाने पर टूट जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। दूसरा पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। बच्चों, गलनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या करा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल, जिसके कारण ये क्या होते हैं? ये बहुत मजबूती से आपस में बंधे होते हैं। और जब मजबूती से आपस में बंधे होंगे तो इनको जब हम लोग गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। घुलनशीलता। बच्चों, घुलनशीलता का मतलब होता है कि जैसे हम लोग पानी में उसको मिलाएंगे तो वो कितनी आसानी से घुलता है या कितनी कठिनाई से घुलता है, वो चीज़ें। ठीक है, तो लिखिए इसमें कि आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील। जल में कैसे होते हैं? घुलनशील, जल में घुल जाते हैं। वह केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय हैं। ठीक है बच्चों, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ये जल में तो आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके केरोसिन और पेट्रोल जैसे जो विलायक होते हैं, जो विलायक मतलब जिसमें घोला जाता है, उसमें ये अघुलनशील होते हैं, अविलेय होते हैं, मतलब उसमें ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है,
बेसिक नॉलेज है आप लिखे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में ही क्यों घुलते हैं, ये केरोसिन या पेट्रोल में क्यों नहीं घुलते हैं। तो बच्चों इसका रीज़न ये होता है कि जो आपका जल है ये खुद आयनिक है, ये कैसा विलायक है, आयनिक विलायक है, ठीक है। लेकिन जो आपका पेट्रोल है और केरोसिन है ये आयनिक विलायक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एक परिभाषा याद करिएगा हमेशा। परिभाषा का एक छोटा सा लाइन है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है बच्चों, कि समान समान को घोलता है। अगर आयनिक विलायक है तो उसमें आयनिक यौगिक ही घुलेंगे, ठीक है। अगर अध्रुवी विलायक है तो उसमें अध्रुवी ही घुलेगा, ठीक है बच्चों। तो लाइक डिजॉल्व लाइक या समान समान को घोलता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे देखिए बच्चों, ये देखिए ये क्या है, घुलनशीलता पढ़ लिया आप लोगों ने। अब है कि विद्युत चालकता। बच्चों इसका क्या मतलब है विद्युत चालकता का, कि विद्युत का चलना यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना, ठीक है। तो देखिए इसमें कि आयनिक यौगिक जली विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। कौन, आयनिक यौगिक, ठीक है। कब चालन करते हैं, जब वो जली विलयन में घुले होते हैं या तब, या जब द्रव्य अवस्था में होते हैं तब। गलित रूप मतलब बच्चों द्रव्य अवस्था में रहना। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं NaCl, किसका एग्जाम्पल है बच्चों, NaCl। जो NaCl क्या है, नमक है ना। तो जो नमक होता है बच्चों देखिए वो क्या है, अधातु है, ठीक है। और उसके साथ वो क्या है, एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें जो Na और Cl होता है वो आयनिक होते हैं, ठीक है। तो जो होता क्या है कि जब हम लोग नमक को क्या जल में घोलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी करंट उसमें प्रवाहित होता है। लेकिन जब वो ठोस के रूप में होता है तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है। आप कभी भी नमक के डब्बे में क्या करिए, करंट फ्लो करिए, नहीं करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन उसी नमक को आप क्या करिए, जल में घोल दीजिए, तब करिए, तब देखिए वो फ्लो होने लगेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों आपका विद्युत चालकता। अब आगे देखिए धातुओं की प्राप्ति, डाली हेडिंग धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं को प्राप्त कहाँ से करते हैं, ठीक है, या धात्विकी। बच्चों दोनों मतलब देखिए, आप धातुओं की प्राप्ति लिखिए या लिखिए धात्विकी, ठीक है। चलिए बच्चों इसमें देखिए आपको कई चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, ठीक है, गैंग क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होते हैं, धात्री क्या होते हैं। तो ढेर सारे छोटे छोटे डिफिनेशन मिलेंगे पढ़ने के लिए, समझिए उसको। तो मैं ऊपर ले रहा हूँ, देखिए बच्चों ये क्या कर रहा है, पहले खनिज है, क्या बच्चों, खनिज। तो देखिए बच्चों खनिज किसको कहते हैं, कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज। यानी कि अपने नेचर में, यानी अपने प्रकृति में जो भी तत्व या यौगिक उपस्थित हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए, खनिज समझ लिया आप लोगों ने कि पृथ्वी के अंदर जो भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, अब अयस्क किसे कहते हैं, ये खनिज का एक पार्ट है, ठीक है, खनिज से ही संबंधित है अयस्क, इंग्लिश में उसको और कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि अयस्क क्या होते हैं, कि वे खनिज, अयस्क में लिखिएगा ना, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, कि जो खनिज हम लोग निकाले थे प्रकृति में से, चाहे वो तत्व रहा हो या यौगिक रहा हो, तो जब उसमें ऐसा हो कि उसमें से धातु की मात्रा ज़्यादा प्राप्त हो या धातु की मात्रा न प्राप्त भी हो, तो उसको निकालना हमारे लिए लाभकारी हो, क्या हो, लाभकारी हो, फायदेमंद हो, तो हम लोग तो क्या कहते हैं, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क, ठीक है। अब देखिए एक हेडिंग डालिएगा, अयस्क समझ लिया आप लोगों ने। अब डालिए हेडिंग, अब सक्रियता श्रेणी एवं उससे संबंधित धातु कर्म। जो धातु कर्म क्या होता है थोड़ा सा लिख लीजिएगा, डेफिनेशन में एक लाइन का है, लिखिए कि अयस्क से धातुओं की शुद्ध मात्रा को अलग करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, अयस्क से धातुओं की शुद्ध मात्रा को अलग करने की प्रक्रिया धातु कर्म या धातु निष्कर्षण कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों हम लोग क्या सक्रियता श्रेणी, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ऊपर मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए देखिए ये स्टार्टिंग के हैं, सबसे ऊपरी भाग हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील हैं। तो इसको 3 पार्ट में बांट लिया गया है, सबसे ऊपर का, बीच का और नीचे का, ठीक है। कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील, बच्चों मैंने बताया था कि जो धातु जितने ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगी
समझ लीजिए कि उसके यौगिक उतने ही ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो मुक्त अवस्था में पाई नहीं जाएगी, वो अधिक क्रियाशील है, वो किसी न किसी क्रिया करके क्या बना लेगी, अपने यौगिक बना लेगी। ठीक है, क्या कर रहा है कि स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन करना पड़ता है इनको शुद्ध करने के लिए। ठीक है, कि जो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इनका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है। क्या कर रहा है, ये मध्य का भाग है। कहाँ का? मध्य का। ये मध्य अपक्रियाशील है, न ज़्यादा है न कम। इनमें 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 दो प्रकार के सल्फाइड पाए जाते हैं। ठीक, इनके जो अयस्क होते हैं वो सल्फाइड ग्रुप में पाए जाते हैं। या तो वो सल्फाइड होंगे या ऑक्साइड होंगे या तो कार्बोनेट। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट। अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करने पर इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो मध्य में हैं उनके दो प्रकार के पाए जाते हैं, या तीन कह सकते हैं हम लोग। कौन सा? सल्फाइड अयस्क होंगे या ऑक्साइड के अयस्क होंगे या तो कार्बोनेट के अयस्क होंगे। ठीक है, इसके रूप में पाए जाएंगे। इनको हम लोग प्योर कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो कार्बन के अपचयन द्वारा। ठीक है बच्चों, और जो लास्ट के हैं सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु, तो ये किसी से क्रिया करेंगे नहीं। जब किसी से क्रिया नहीं करेंगे तो कैसे पाए जाएंगे? शुद्ध रूप में, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे देखिए। जो अगली हेडिंग आपकी है बच्चों, अगर वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा कम या ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, डाली हेडिंग। हेडिंग क्या डालेंगे? धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण। बच्चों मैंने बताया धातु का निष्कर्षण क्या होता है, ऊपर मैंने डिफरेंशियल लिखवाया था ना, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे हो तो। अगर लिखे तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा कि अयस्क से धातुओं की शुद्ध मात्रा को अलग करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा हुआ है कि अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो एक सिंपल सा लाइन याद कर लीजिएगा कि अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है? निष्कर्षण। अब देखो बच्चों, ये तीन तरीके से हैं, तीन स्टेप है इसमें। ठीक है ना, पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 देखिएगा बच्चों कि अयस्कों का समृद्धिकरण। बच्चों ये समृद्धिकरण क्या होता है मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट है, चरण क्या है कि धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण जो मैंने बताया परिभाषा आपको। तीसरा है कि धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण। बच्चों मैं अब एक एक को लेकर चल रहा हूँ और सबको एकदम डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में। देखिए बच्चों, पहला है, आप पहला पॉइंट डाल लीजिएगा कि चरण नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण या अयस्कों का सांद्रण। बच्चों दोनों का एक ही मतलब होता है, सांद्रण कहें या समृद्धिकरण कहें। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग। वेरी गुड। अब जो उसमें लिखिएगा, सांद्रण में लिखिएगा, जो भी लिखे हैं आप लोग उसमें लिखिएगा। हेडिंग जो डाले हैं ना कि अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण, उसमें लिखिए कि अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अयस्कों से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिए? तो समझ में आ गया बच्चों क्या कि जब अयस्कों से, अवांछनीय मतलब होता है जो लाभकारी नहीं होती हैं, ठीक है, उन अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। अब ये कैसे किया जाएगा आप उसको देखिए। ठीक है, अगर आप बुक लिए हैं तो पेज नंबर खोल लीजिए जल्दी से आप लोग। एक मिनट बता रहे ना, पेज नंबर बच्चों 56। तो देखिए बच्चों, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि ऊपर लिखा होगा अयस्क। क्या लिखा है? अयस्क। ठीक है, फिर क्या लिखा है? अयस्क का सांद्रण। जो सांद्रण मैंने बता दिया है कि उनको शुद्ध करना। ठीक है, अब देखिए जो 3 प्रकार के, एक उच्च अपक्रियाशील धातुएं, दूसरा मध्यम अपक्रियाशील धातुएं या मध्य अपक्रियाशील धातुएं, तीसरा निम्न अपक्रियाशील धातुएं। ठीक है बच्चों,
तो देखिए बच्चों, जो सबसे अधिक अपक्रियाशील हैं यानी कि उच्च अपक्रियाशील धातुएं, उनको कैसे अलग करना होता है? उनको करना होता है कि विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। लिखा है कि गलित धातु का विद्युत अपघटन करने से क्या होता है? शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिएगा कि जो मध्यम वर्ग की होती हैं, तो मैंने इसमें क्या बताया था मध्यम वाले में? इसमें आपके क्या सल्फाइड पाए जाते हैं ना, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ फिर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस तरीके से बच्चों, जो मध्यम के होते हैं इसमें 2 होते हैं, एक सल्फाइड एस के होते हैं, एक कार्बोनेट एस के होते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, देखिए बच्चों सल्फाइड में क्या है आपका? HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, और दूसरा ZNS यानी कि जिंक सल्फाइड। तो बच्चों HGS को हम लोग सीने बार भी कहते हैं, सीने बार, और ये क्या है आपका? जिंक सल्फाइड है। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है? कार्बोनेट एस्क है, तो ये क्या है? जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिएगा जो आपके होते हैं क्या? निम्न यानी कि एकदम निम्न अपक्रियाशील धातुएं, ये निम्न अपक्रियाशील धातुएं, इसमें बच्चों क्या होते हैं? इनमें सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। क्या? सल्फाइड अयस्क। ठीक है, देखिए सल्फाइड अयस्क। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको तो कैसे हम लोग अलग कर लिए? विद्युत अपघटन द्वारा सही कर लिए। अब इनके लिए क्या करना होता है? तो इनके लिए अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है। ठीक है, कैसे करना बच्चों? कि जो हमारा होता है क्या? सल्फाइड अयस्क। कौन सा? सल्फाइड अयस्क। उसको क्या करते हैं कि भर्जन प्रक्रिया द्वारा वायु की सीमित मात्रा में या वायु की मात्रा में लोग क्या करते हैं कि भर्जन प्रक्रिया करते हैं, और भर्जन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि धातु का ऑक्साइड बनता है। तो क्या था? सल्फाइड था, बन क्या गया? ऑक्साइड बन गया। ठीक है बच्चों, उस तरीके से जो हमारा कार्बोनेट आयन थे, सॉरी कार्बोनेट अयस्क थे, उनको क्या करते हैं कि वायु की सीमित मात्रा में उनका करते हैं निस्तापन। क्या करते हैं? निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब निस्तापन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? धातु का ऑक्साइड। अब इस धातु के ऑक्साइड का हम लोग करते हैं क्या? धातु में अपचयन, यानी कि अपचयन प्रक्रिया करते हैं। अब जब अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध धातु। ठीक है बच्चों, और उसी तरीके से इसमें देख लीजिएगा कि जो सल्फाइड था इसका भी क्या करते हैं हम लोग? भर्जन करते हैं बच्चों। कौन सी प्रक्रिया होती है इसमें? भर्जन। ठीक है, भर्जन से क्या प्राप्त होगा हमें? धातु। क्या? धातु। और फिर करेंगे धातु का परिष्करण। बच्चों परिष्करण क्या होता है मैं भी आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आता रहेगा मैं आपको समझाता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों लिखिए कि कुछ मुख्य परिभाषा। अब इसमें जो जो चीज़ें आई हैं तो उनके हम लोग डिफरेंशन देखेंगे कि निष्कर्षण क्या होता है, परिष्करण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, वो चीज़ें। ठीक है, इसमें आप बच्चों पहला लिखिएगा गैंग। क्या लिखेंगे बच्चों? गैंग। देखिए जो गैंग क्या होता है, लिखिए कि पृथ्वी में से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? जिन्हें गैंग कहा जाता है। किसको? जो खनिज के साथ मिट्टी और रेत के जो कण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? गैंग। ठीक है बच्चों, इन्हें और भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें अधात्री या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अधात्री या मैट्रिक्स। चलिए अब दूसरा लिखिए बच्चों कि भर्जन क्या होता है। भर्जन ये बच्चों एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करता है? धातुओं को उनके ऑक्साइड में बदला जाता है। देखिए कैसे कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाता है? भर्जन। तो समझ में आया भर्जन? कि जब धातु सल्फाइड को, ठीक है, या सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह किस में बदलता है? ऑक्साइड में। ठीक है, जब ऑक्साइड में बदल जाता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? भर्जन। क्या कहलाता है बच्चों? भर्जन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, एक सेकेंड। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपका क्या है कि जिंक सल्फाइड। क्या बच्चों? जिंक सल्फाइड। ये देखिए वायु की उपस्थिति में इसको ताप दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, और जब गर्म किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, किस में जाएगा? जिंक ऑक्साइड में।
और फिर इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन किया जाएगा। जैसे अपचयन करेंगे तो इसका ऑक्सीजन अपचयित हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जिंक बस। ठीक है। और देखिए बच्चों, इसी तरीके से ये आपका HGS है बच्चों, इसको सीने बार भी कहते हैं। ठीक है, सीने बार। तो जब इसको भी, सॉरी सीना बार लिखा है, सीने बार एक ही बात है। ठीक है। तो जब इसको भी ऑक्सीजन दिया गया तो और ताप दिया गया तो क्या हो गया, ये HgO, मरकरी का एक बच्चों ऑक्साइड है ये। जैसे ये जिंक का ऑक्साइड है, वैसे ये किसका ऑक्साइड है, मरकरी का। ठीक है। इनका अपचयन करा करके, क्या करा के, अपचयन, इनको शुद्ध कर लिया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए बच्चों, निस्तापन। क्या बच्चों, डायलेटिंग, निस्तापन। जैसे भर्जन पड़े हैं वैसे बच्चों निस्तापन है। ठीक है। और भी ढेर सारी प्रक्रिया हैं, प्रगलन होता है और बेसमरीकरण परिवर्तन होता है। ठीक है। पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं वो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में, मैं वही आपको समझा रहा हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। चलिए डाल लिखिए इसमें कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। भर्जन में भी बदल रहा था और इसमें भी। ठीक है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें जो ऑक्सीजन देना है वो सीमित मात्रा में देना है, और उसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, भरपूर मात्रा में। ठीक है बच्चों, ये क्या है, कार्बोनेट आयन है ना, सॉरी कार्बोनेट अयस्क है। क्या है, कार्बोनेट अयस्क। जब इसको ताप दिया गया, क्या किया जाएगा, ताप, तो क्या हुआ कि बदले किसमें, जिंक ऑक्साइड में और CO2 में। तो CO2 में कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, जिंक ऑक्साइड से। ठीक है। अब इनका भी क्या कर लिया जाएगा, इनका भी अपचयन कर लिया जाएगा, तो मिल जाएगा हमको। अब देखिए बच्चों, अपचयन क्या होता है, मैंने ऊपर बताया कि भर्जन के बाद धातु का ऑक्साइड मिलता है, और उसी तरीके से आपका क्या कहते हैं, निस्तापन में भी क्या मिलता है, धातु का ऑक्साइड। अब धातु के ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। ठीक है। तो डालिए हेडिंग अपचयन, और लिखिए इसमें कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु की प्राप्ति की जा सकती है। अब देखिए बच्चों कैसे, इसमें अपचयन करेंगे किससे, कार्बन से। देखिए कैसे, जो ये जिंक है, ये कार्बन है, जब क्रिया करेंगे क्या बन जाएगा आपका, C क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा, तो बन क्या जाएगा, CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड। बचेगा क्या आपका, जिंक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका अपचयन। ठीक है। तो अपचयन किया तो क्या करते हैं, धातु को अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अपचयन। चलिए, अपचयन किससे कराना है यहाँ पे, कार्बन से। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण। ठीक है बच्चों, थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, फिर आप लिखिएगा, एक सेकेंड। चलिए हो गया। तो लिखिए बच्चों, इसमें धातुओं का परिष्करण में मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए, हेडिंग डालिए, धातुओं का परिष्करण। ठीक, अब इसको नहीं लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिएगा कि जब धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त किया जाता है, लिख लिए, जब धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त किया जाता है तो वे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु परिष्करण कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लिए। चलिए अब समझिए इसको कि क्या कह रहा है कि जब धातुओं को उनके अयस्क से प्राप्त किया जाता है तो वो शुद्ध नहीं होती। मैंने ऊपर जैसे प्राप्त किया हुआ है तो वो शुद्ध नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, शुद्ध धातुओं से, यानी कि जो भी अशुद्ध धातु हम लोग प्राप्त किए हैं, तो अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाएगा, परिष्करण। ठीक है। तो लिखिए बच्चों, इसमें लिख लिया वहाँ तक। अब आगे लिखिएगा कि धातुओं से अपद्रव्य, जो अपद्रव्य का मतलब कि अशुद्ध धातु को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इस परिष्करण में सबसे उपयोगी कौन सा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यह है पूरा प्रोसेस आपका। ठीक है, आप ये डायग्राम देख रहे होंगे पूरा, ये पूरा सिस्टम किसका है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका जो एक टैंक दिख रहा होगा, टैंक दिख रहा है बच्चों आपको। ठीक है, इस टैंक में भरा हुआ है क्या, कापर सल्फेट का विलयन, कापर सल्फेट का
विलेन। ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये कैसा है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का विलेन। बच्चों ये दो क्या है, ये दो रॉड लगी हुई हैं, ठीक है, और इसमें एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड। ठीक है बच्चों, जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों होगा क्या, ये विलेन किसका है, कॉपर सल्फेट का। इसमें यहाँ पर देखिए क्या है कि एनोड, ये आपका एनोड है, ठीक है, और इसमें ये देखो बच्चों ये अपद्रव्य है। अपद्रव्य मतलब बच्चों अशुद्धि, क्या, अशुद्धि। तो ये पूरी क्या है, ये सब अशुद्धि है, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए इसको। देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो आपका एनोड है, ये एनोड है आपका, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सही है, ठीक है, ये क्या बच्चों, एनोड। देखिए बच्चों एनोड पे क्या होगा कि जो अशुद्ध तांबा होगा, क्यों, क्योंकि ये विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का है, तो हमें सल्फेट अलग करना है और कॉपर प्राप्त करना है, धातु। तो जो आपका अशुद्ध होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड पर। देखिए आगे एनोड पर, देख रहे हैं ना, इस तरीके से। और जो कैथोड पर जाएगा वो क्या होगा, वो शुद्ध धातु होगा। जो आपके कैथोड पर होगा इस पर वो क्या होगा, वो प्योर होगा, ठीक है, शुद्ध होगा। विलेन किसका है बच्चों, देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस तनु सॉरी कैल्सी कॉपर सल्फेट। देखो बच्चों ये क्या है, कॉपर सल्फेट। इसके साथ आपको थोड़ा सा मिलाना क्या पड़ेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सूक्ष्म मात्रा में, मतलब थोड़ा सा मात्रा में। जो तन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि एकदम पतला, जिसमें जो जली ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए आगे लिखिए बच्चों, थोड़ा को समझ लीजिए कि पॉइंट करके लिखिएगा, इसमें स्टार लगा करके। विद्युत अपघट्य, बच्चों विद्युत अपघट्य क्या है, वही जली विलयन किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु तथा अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। जो धातुएं होती हैं जो आपको वो था वो क्या घुल जाएंगे, ठीक है, और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य के कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, यानी कि एकत्रित हो जाती है, कहाँ, कैथोड पर, ठीक है। अगला कि अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। बच्चों ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला ये अशुद्ध है, ठीक है, जो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, एनोड के नीचे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहें, एनोड पंख, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अब लोग पढ़ेंगे संक्षारण। आप लोग कक्षा 9 में भी संक्षारण पढ़े होंगे, याद है, संक्षारण क्या होता है, धातुओं में जंग लगना, मोर्चा वोर्चा पढ़े थे ना, याद है, कुछ नहीं याद है, कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए कि संक्षारण बच्चों ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए उसमें होता क्या है कि धातुएं अपने आसपास, जो धातु होती है वो अपने आसपास की अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाती हैं। बच्चों ये अम्ल, आर्द्रता, वायु और वायु क्या है, हम लोग जानते हैं, आप लोग, आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी, क्या होता है, नमी, यानी कि जलवाष्प की मात्रा, एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाती हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं कि हल्का जब पानी लग जाता है या फिर ऐसे भी क्या हो जाती हैं, उनमें जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, ठीक है ना, तो वही जंग का, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण, ठीक है। चलिए इसमें जो देखिए पहली धातु जो है सिल्वर, अलग अलग धातुओं में अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। तो बात करें सिल्वर की, देखिए सिल्वर जो है आपका चांदी, ठीक है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, किसके साथ, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। जो चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो समय के साथ क्या होती है, काली हो जाती हैं। जो भी ज्वेलरी होती है चांदी की, ठीक है, आप लोग देखते होंगे वो समय के साथ क्या होती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है, फिर उसको साफ किया जाता है। देखिए जो घर में जो मम्मी या दीदी लोग होती हैं, तो अगर वो चांदी की चीज़ें पहनती हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, काली पड़ जाती हैं, उनकी जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो वायु से, जबकि वायुमंडल में जो सल्फर होता है उससे क्रिया करके क्या बनाती हैं, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा, कापर। जो कापर लोग जानते होंगे, जो तार आते हैं कापर के, ठीक है, घर में तो इसके वैसे कोई और उपयोग नहीं है, लेकिन जो आपके तार होते हैं, वायर होते हैं,
वो किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कॉपर आर्द्र कार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो कॉपर के तार होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वायरिंग किया जाता है, ठीक है, लगा होता है, तो जैसे उस पर क्या हो जाती है कि थोड़ा सा नमी आ जाती है, ठीक है, नमी, और CO2 के साथ वो क्रिया कर लेता है और बनाता क्या है आपका? कॉपर का कार्बोनेट, जो किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो देखिए बच्चों, जो कार्बन के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, उस पर हरा रंग जम जाता है। हम लोग कहते हैं इसमें कार्बन लग गया है। क्या लग गया है? कार्बन लग गया है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है कॉपर का कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसको साफ करके हम लोग फिर से लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, लोहा। लोहा तो जानते ही हैं। क्या कह रहा है कि आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। जो आप लोग लोहा देखे होंगे ना, तो उस पर कैसा जो मूर्छा होता है आपका, जो जंग होता है, वो किस कलर का होता है? वो ब्राउन कलर का ही तो होता है ना, आप लोग देखोगे घर में अक्सर करके। ठीक है, जो लोहा है तो फेंका रहता है उस पर हमेशा लगा रहता है। ठीक है, जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, वो आर्मी वाला जंग नहीं, ठीक है ना, इंडियन आर्मी का पाकिस्तान बॉर्डर वाला जंग नहीं है, ये जंग है मूर्छा वाला। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि संक्षारण क्या होता है, किस प्रकार किस धातु से होता है, ठीक है, किस धातु में कैसे होता है। तो अब देखिए इससे बचाव क्या है, कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। ठीक है, जब हम लोग कोरोना से बच गए तो इस जंग की क्या बात है। ठीक है, ये कोरोना भी कोई जंग से कम नहीं था। ठीक है ना, ये तो एक बहुत बड़ा जंग था। ठीक है, जिसे हम लोग जीत लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि संक्षारण से सुरक्षा, डाली हेडिंग संक्षारण से सुरक्षा। लिखिए इसमें, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे? वैक्सीन लगा के कि मास्क लगा करके? नहीं। ठीक है, कैसे देखिएगा, चलिए लिखिए कि पेंट करके, पेंट करते हैं ना, जो भी खिड़की दरवाजे होते हैं लोहे के, उसको लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। ठीक है, जो भी सीढ़ी वगैरह, सीलिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, तेल लगा करके, जो देखिए तेल लगाने से क्या होता है कि तेल होता है चिकना, और जब चिकना होता है तो उस पर आपकी नमी नहीं रुक पाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका सेफ्टी बचा रहेगा। ठीक है, ग्रीज लगा करके, जो ग्रीस आता है ना, उसको ग्रीज या ग्रीस कहते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं मशीनों में लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको लगा करके, वो भी क्या होता है? एक चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, यसद लेपन करके, जो ये एक विद्युत लेपन होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या की जाती है कि ऐसी धातुओं को का लेप कर दिया जाता है कि जो संचारित नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम लेपन द्वारा क्रोमियम धातु का लेप बना करके लगा दिया जाता है। ठीक है, एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके, जो मिश्र धातुएं होती हैं वो भी संचारित नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि संचारण से बचा सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है यसद लेपन। यसद लेपन, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक, ठीक है, जिंक यानी कि जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। मैंने ऊपर बताया था आपको कि इसमें क्या कहा जाता है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ा दी जाती है, और वो धातु कौन सी होती है? वो होती है जिंक, यानी कि जस्ता। एटॉमिक नंबर 30, याद है ना? चलिए अब आगे लिखिएगा, मिश्र धातु। बच्चों ये लास्ट टॉपिक है आपका, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हम लोग एकदम खत्म करने वाले हैं चैप्टर को। देखिए डाली हेडिंग, हेडिंग क्या डालेंगे? मिश्र धातु। ठीक बच्चों, डाली हेडिंग मिश्र धातु। वेरी गुड। चलिए बस जल्दी खत्म होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा और बने रही वीडियो में। देखिए कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण से बने होते हैं। मिश्र मतलब क्या होता है? मिलाना, दो या दो से अधिक को मिलाना। तो वही कह रहा है कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, या धातु धातु मिले होंगे या धातु अधातु मिले होंगे, के समांगी मिश्रण से होते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे होते हैं? कि इनमें दो या दो से अधिक धातु मिले होंगे या धातु और अधातु, मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल। ओके, चलिए
आगे देखिए बच्चों कि लोहा सूक्ष्म मात्रा में, लोहे की थोड़ी सी मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा और कठोर और प्रबल हो जाता है। बच्चों अगर लोहे को हम लोग किस क्या मिला दें, लोहे में क्या मिला दें, कार्बन मिला दें, ठीक है ना। तो देखिए लोहा एक क्या है आपका, धातु है, और कार्बन क्या है, अधातु। तो इसमें धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका लोहा होता है वो कठोर हो जाता है और प्रबल यानी कि मजबूत हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक मिश्र धातु बन चुका है, ठीक है। उसी तरीके से आपका इस्पात यानी कि जो स्टील होता है, ठीक है, स्टील देखेंगे आप लोग ना, उसमें क्या होता है, लोहा और निकिल और क्रोमियम मिले होते हैं, ठीक है बच्चों। लोहा यानी कि Fe, निकिल मतलब Na और क्रोमियम यानी कि Cr मिले होते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टील, ठीक है। पीतल होता है बच्चों, जो पीतल के बर्तन होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, वो कापर और जिंक के बने होते हैं, ठीक है। इनकी एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है कापर और इसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना मिला दें, इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। और जो आपका कांसा होता है वो किसका होता है, कापर और टीन का, ठीक है। जो सोल्डर होता है वो किसका बना होता है, लेड और टीन का। और जो अमलगम होता है वो बनता है किसके, मरकरी, जो मरकरी यानी Hg, एटॉमिक नंबर 80 यानी 80, पारद वही मरकरी एक ही बात है, और अन्य तत्व मिला करके बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड बस, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों आप, ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए 8 ही मैं दिखा दे रहा हूँ, 8 के आप लोग 7 ही देख लीजिए, ठीक है। देखिए आपको करना है ये एक एक मार्क के आपको कमेंट बॉक्स में सबके आंसर लिखने हैं, ठीक है। पहला है आपका, एक चमकीली धातु का नाम बताइए, सॉरी अधातु का नाम बताइए। दूसरा, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकती हैं। मैंने सब करवाया हुआ है पार्ट 1 में। एक तत्व अपने परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या देता है उस तत्व को क्या कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, मैंने अभी करवाया इसी पार्ट में। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। अधातु कौन सा आयन बनाती है, या ऋणायन या धनायन, ठीक है बच्चों। और देखिए चलिए 2 क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग कि मिश्र धातु कांसा किसका किसका मिश्रण होता है, भरना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भरना है। 9वां, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जिन्हें केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, पार्ट 1 में डिस्कस किया है इसके बारे में। दूसरा, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम को क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखिए, पार्ट नंबर 1 में भी है और 2 में भी है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी नोटिस करेंगे आपको मिल जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी है ये, ठीक है, यहाँ से वो पता चलेगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।